बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्री बोर्ड और बोर्ड में आने की जिनकी संभावना है। ठीक है, देख पहली बुक का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा की सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता है वहां पर समाज में अमीर थे, गरीब थे, किस टाइप्स के लोग रहा करते थे, उनके बारे में किस तरीके की चीजें है ना पता कैसे चली हमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको बताने के लिए इतिहासकार ने दो प्रकार की चीजें की हैं। कौन कौन सी चीजें? पहला है समाधान और दूसरा है विलासिता की वस्तुएं। कहोगे भैया समाधान का मतलब क्या होता है? समाधान मतलब होता है कब्रिस्तान, जहां पे एक तरीके से कब्रों को दफनाया जाता था। ठीक है, तो अब देखिए जो कब्र होते थे ना, जैसा कि मैं आप देख सकते हैं इमेज में, इस तरीके से जब कब्रों को खोदा जाता था तो वहां पर है ना हड्डियों के साथ साथ ये जो चीजें देखने को मिलती थी, जैसे उसके साथ जो भी सामान को गाड़ा जाता था। ठीक है, अब दो टाइप्स की चीजें देखने को मिली। पहली चीज तो जो गर्त यानी कि गड्ढे की बनावट अलग अलग होती थी। अमीर वर्ग हो सकता है कि बहुत बढ़िया गड्ढे बनाता था और जो गरीब था वो इस तरीके के गड्ढे बनाता था। और साथ ही साथ उसके द्वारा दफन की गई जो चीजें हैं उसके द्वारा इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पे अमीर थे या गरीब थे। देखिए समाज में दो ही अमीर लोग अच्छी कीमती वाली जो चीजें हैं उसको साथ में दफन करेंगे, और जो गरीब लोग होंगे तो वो समझो कि अपने हैसियत के हिसाब से चीजों को दफनाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? समाधान, यानी कि कभी कभी समाधान गर्त बनावट एक दूसरे से अलग होती थी। और दूसरे नंबर पे मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, आभूषण, ये सब चीजें देखने को मिले, और कहीं कहीं तांबे के दर्पण भी देखने को मिले हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? विलास की वस्तु। अब देखिए इतिहासकार ने क्या किया, जो वस्तुएं थी उसको दो हिस्से में कैटेगराइज कर लिया। वो वस्तुएं जो कि रोजमर्रा की वस्तुएं थी, जिसका यूज डेली लाइफ में किया जाता था, उसको अलग कर लिया, और वो वस्तुएं जो कि कीमती वस्तुएं थी उनको अलग कर लिया। अब क्या किया गया? अब रोजमर्रा की वस्तुओं को जब अलग कर लिया गया तो उसको कहा गया कि ये तो डेली लाइफ में यूज करने वाली चीजें हैं, ये तो आम जनता यूज करती होगी। लेकिन दुर्लभ वस्तुओं की संख्या थोड़ी कम देखने को मिली। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि समाज में सारे वर्ग जो थे वो कीमती वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाते थे, इसी वजह से, क्योंकि ये जो चीजें थी काफी कीमती थी। आज हमारे समाज में देख लीजिए, क्या सोना चांदी और इस प्रकार की जो चीजें सबके पास है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बिल्कुल नहीं। अमीरों के पास ज्यादा होगा, गरीबों के मिडिल क्लास के पास कम होगा, और सबसे गरीब होंगे उनके पास होगा भी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो ऐसे ही इतिहासकार जो है हड़प्पा के सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करते हैं, जिसमें से मैं दो प्रकार की विधि आपको बता दिया, एक समाधान और दूसरा विलास की वस्तुएं। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। 15 क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन अपना हो जाता है कंप्लीट। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस प्रकार के अगर आपको नोट चाहिए तो 7011912793 पे, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखाया गया, उस पर आप संपर्क करिए। साथ ही साथ एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो विकास स्टडी पॉइंट पे, जहां पे इस प्रकार का कोर्स है, आप उस पर एनरोल हो सकते हो और अच्छे से स्टडी कर सकते हो यूट्यूब से हटकर। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखे कि चर्चा कीजिए कि पुरातात्विक किस प्रकार से अतीत के निर्माण करते थे। अतीत का मतलब क्या होता है कि जो बीती गई चीजें हैं उसका दोबारा से निर्माण कैसे होता है। तो देखिए पुरातात्विकों ने क्या किया, कुछ विधियों को अपनाते हैं। जैसे सबसे पहली चीज वहां की जो भौतिक अवशेष देखने को मिली है, जो भौतिक अवशेष का मतलब होता है जिसको टच किया जा सके, जैसे वहां पे उत्खनन किया गया होगा तो वहां पे बर्तन देखने को मिले, औजार देखने को मिले, इमारतें देखने को मिली, ठीक है, हड्डियां हो गई, ये सब चीज देखने को मिला है। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अचानक से मिल जाती है, जैसे 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 बाढ़ आ जाने की वजह से जो चीजों का कटाव हो गया होगा, जैसे खेती से जुड़ी कुछ चीजें मिल गई, खुदाई करते दौरान कुछ वस्तुएं देखने को मिल गई। तो इस प्रकार की जो चीजें मिलती हैं उनसे उनकी संस्कृति का और उनकी जीवन शैली का अंदाजा लगाया जाता है। अगला क्या लिखा है? अभिलेखों और सर्वेक्षण का उपयोग करके। मतलब क्या हुआ, एक तरीके से वहां पर जो अभिलेख देखने को मिले, अभिलेख का मतलब क्या होता है? मिट्टी की सतह पर लिखी गई लेख को अभिलेख कहा जाता है। मिट्टी की सतह पर नहीं बल्कि मजबूत सतह, ताम्रपत्र, या फिर आप कहोगे किसी भी हार्ड चीज पे जो चीजें लिख दी जाती थी, ठीक है, और उसी को अभिलेख के तौर पर यूज किया जाता था। तो उनमें जितनी भी चीजें लिखी गई हैं उसके द्वारा भी इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। अगला है संदर्भ का अध्ययन और अप्रत्यक्ष शास्त्र। इसका मतलब क्या होता है? जैसे घर हो गया, कब्र हो गया, मिट्टी में जो कि वस्तुएं देखने को मिलती है उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब सीधा प्रमाण नहीं मिलता है तो मूर्तियां, चित्रों तथा अन्य
प्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर भी अतीत का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो आपसे कोई पूछे कि पुरातात्विक किस प्रकार से अतीत का निर्माण करते, तो आप कहोगे वहां की वस्तुओं को देखकर। ठीक है, वहां पे जो भी वस्तुएं खुदाई के दौरान मिली, जो भी अभिलेख मिले, जो भी कीमती वस्तुएं मिली, जो कि वहां के समाधान होते हैं, विलासिता की वस्तु होते हैं, इन सभी चीजों को देखकर इन चीजों का पुनर्निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए गए संभावित कार्य, मतलब शासक जो थे भी कि नहीं थे, और उन्होंने कौन कौन सा काम किया है, कौन कौन सा काम किया है। तो सबसे पहले देखिए, हड़प्पा समाज में शासक कौन थे इसका प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, पर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उनके कार्यों के बारे में कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे सबसे पहले नगरों की योजना और निर्माण का नियंत्रण, मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सड़कों, शहरों की जो सड़कें हैं, साथ ही साथ जो नालियां हैं, ईंटों के आकार और भवनों में समानता दिखाई देने को मिली है। मतलब क्या हुआ, एक जैसे घर देखने को मिले हैं, एक जैसे सड़क देखने को मिले हैं, और इन सभी चीजों को देखकर ये पता लगता है कि हो ना हो यहाँ पे कोई ना कोई शक्तिशाली समूह राज करता होगा। आगे, व्यापार तथा संसाधन प्रबंधन को देखकर, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा वस्तुएं बताती हैं कि दूर दूर से कच्चा माल मंगाया जाता था, जैसे धातुएं, पत्थर, शंख इत्यादि चीजों को मंगाया जाता था, और यह काम किसी संगठित प्रशासन या फिर शासक द्वारा किया जाता था। ठीक है, आगे, धार्मिक या सामाजिक कार्यों का देखरेख, मतलब क्या हुआ, कुछ विद्वानों ने एक मूर्ति को पुरोहित राजा का संज्ञा दिया है। जैसे एक मूर्ति मिली है वहां पर जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, तो हो ना हो उस मूर्ति को देखकर हमें यह लगता है कि हो ना हो यहाँ पर कोई ना कोई राजा होगा ही। आप उन्हें बुक में देखेंगे तो देखने को मिल जाएगा। इससे संकेत मिलता है कि शासक जो है धार्मिक कार्यों में एक तरीके से भूमिका निभाते थे। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था और बड़े निर्णयों का संचालन, मतलब इतने बड़े और सुशासित नगरों का संचालन करने का आदेश देना, या फिर कामों का बंटवारा करना, या फिर इतने बड़े बड़े जो निर्णय हैं, ये हो ना हो किसी न किसी कोई ना कोई राजा तो जरूर होगा जिसके द्वारा ये सारे निर्णय लिए जाते होंगे। कहा जाता है कि वहां पर एक भवन मिला है, उस भवन को प्रसाद की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? प्रसाद की संज्ञा दी गई है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। इस वजह से इतिहासकार फिर डाउट करने लगते हैं कि क्या वहां पे राजा थे या नहीं थे। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि वहां पे एक नहीं बल्कि कई सारे राजा थे। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि क्या हड़प्पा में राजा थे, तो आपको लिखना है कि कई पुरातात्विक ये कहते हैं कि वहां पे राजा थे, क्योंकि वहां के कार्यों को देख के लगता है कि वहां पे राजा थे। कुछ लोगों का मानना यह था कि वहां पे एक नहीं बल्कि कई सारे राजा थे, जैसे हड़प्पा का अलग, मोहनजोदड़ो का अलग, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, और कुछ लोगों का मानना है कि वहां पे कुछ भी राजा नहीं थे, सारे लोग मिलकर राज करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत। तो देखिए, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोतों की बात करूं, पहला आता है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका में ये प्रकार के यूनानी राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था इंडिका। ठीक है, इसके द्वारा समाज के बारे में, इसके द्वारा व्यवस्था के बारे में, प्रशासन के बारे में पता लगता है। साथ ही साथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र अगर मैं बात करूं तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें राजनीतिक जीवन के बारे में, प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, इन सब चीज के बारे में एक दंड व्यवस्था लिखी गई है। ठीक है, साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। इस प्रकार नाटक से पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से घनानंद को मारा और मारने के बाद किस तरीके से उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, इनसे पता लगता है। जैन और बौद्ध ग्रंथों से क्या पता लगता है कि इन धार्मिक ग्रंथों से मौर्य शासकों के द्वारा, ठीक है, विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के जीवन तथा उनके धर्म संबंधी कार्यों का जानकारी देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अशोक के अभिलेखों और पत्थरों, स्तंभों पर उत्कीर्ण जो अभिलेख के शिलालेख है, ठीक है, उनसे भी कई सारी चीजों को देखने को मिलता है, क्योंकि अशोक ने क्या किया था, सारी चीजों को, धर्म से रिलेटेड, नीति से रिलेटेड, इन सारी चीजों को अपनी प्रजा में, है ना, इंफॉर्मेशन पहुंचवाने के लिए क्या किया, अपने समाज में चौकियों पर, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े अभिलेख बनाकर लगा दिए जाते थे ताकि जो जनता है उस चीज को पढ़े, ठीक है, और उसके बाद उस चीज का पालन करे। जैसे धम्म महापात्र की नियुक्ति की गई थी धम्म का प्रचार करने के लिए। धम्म क्या है? धम्म एक प्रकार की नियमावली है जो कि अशोक ने अपने समाज को, है ना, सुसंगठित करने के लिए, फॉलो करने के लिए ये चीज लगवाया था, और उसका प्रचार करने के लिए जो टीम नियुक्त की गई थी उसी को धम्म महापात्र कहा जाता है। आगे, मौर्यकालीन मूर्ति कला एवं पुरावशेष, मतलब क्या हुआ, जिसमें अगर देखा जाए तो मूर्तियों के माध्यम से, जो पुरावशेष है उनके माध्यम से, स्तंभों, मूर्तियों, कलाकृतियों तथा उत्खनन से मिले अवशेषों से, ठीक है, मौर्य काल की कला, संस्कृति और तकनीक के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अभिलेख शास्त्रियों की क्या समस्याएं हैं। तो देखिए अभिलेख शास्त्रियों की समस्याओं की अगर मैं बात करूं तो अभिलेख शास्त्री वे विद्वान हैं जो कि पत्थर, धातु, स्तंभ, ताम्रपत्र आदि पर जो भी चीजें लिखे गए होते हैं उनका ये क्या करते हैं, रीड करते हैं। और रीड करने के बाद, ठीक है, रीड करने के बाद बताते हैं कि देखो इस तरीके का इतिहास रहा है, इस प्रकार की चीजें। अब देखिए इनकी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, बिल्कुल समस्याएं। जब अभिलेखों को मिट्टी से निकाला जाता है तो पहली समस्या आती है उसको सही सलामत निकालना। कई बार उसको खुदाई के दौरान टूट जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो उसको पढ़ने की दिक्कत आती है, इट मींस लिपि पढ़ने की समस्या आ जाती है, क्योंकि अभिलेखों पर लिखी गई लिपियां काफी पुरानी होती है और इसकी वजह से चीजों को पढ़ा नहीं जा पाता है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो अभिलेखों का अपूर्ण होना। अपूर्ण होने का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे पास एक बुक है, बुक के बाद पहला सीरियल नंबर, दूसरा सीरियल नंबर, तीसरा, चौथा, इस तरीके से करके चीजें मिल जाती है, लेकिन अभिलेख कब कहाँ कौन सा निकल रहा कैसे है, तो उस चीज को व्यवस्थित कर पाना, उस तरीके से पढ़ पाना एक तरीके से समस्या हो जाती है। आगे भाषा और शब्दों की समस्या। कई बार ऐसा होता है अभिलेख चलो निकल भी गए, उसको साफ भी कर लिया गया, और उसको पढ़ने की जब बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो ऐसी लिपि में लिखी गई होती है जिसका ज्ञान हो पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। जैसे कहा जाता है अभिलेख जो हड़प्पा का जो अभिलेख है, ठीक है, उसको पढ़ा नहीं गया, इसी वजह से उसको रहस्यमय लिपि कहा गया है। आगे बात करते हैं एक तरीके से प्रसंग का अभाव। प्रसंग का अभाव का मतलब क्या होता है, अभिलेख अक्सर केवल घटना या फिर आदेश बताते हैं, पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं बताते। जैसे आपके फोन में अगर मैं कहूं तो डेली लाइफ की फोटोज होंगी क्या, बिल्कुल नहीं होंगी। कब की फोटोज होगी, वही फोटोज जो कि आप कहीं सेलिब्रेशन कर रहे हो, कहीं आप पार्टी में गए हो, कहीं आप कुछ इस प्रकार की जो चीजें, उसी जगह का आपके पास फोटो होगा, डेली लाइफ का फोटो नहीं होगा। इसी प्रकार से अभिलेखों में जो चीजें लिखी जाती थी या लिखवाई जाती थी वो कुछ न कुछ विशेष घटनाओं पर जो बनाई गई चीजें होती थी उन्हीं के द्वारा लिखवाई जाती थी, ठीक है। आगे तिथि निर्धारण की समस्या, कि इसको देखकर ये नहीं डिसाइड किया जा सकता है कि ये कब का है, कौन से समय का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभिलेख शास्त्रियों की समस्या है। और साथ ही साथ आगे बात करते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस प्रकार से परिवर्तन आया। तो देखिए सबसे सिंपल सी बात है, वर्णित काल में कृषि में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिससे सबसे पहले हल तथा लोहे के फाल का उपयोग किया जाने लगा, जिसकी वजह से मिट्टी की गहन जुताई होने लगी और उत्पादक में बढ़ोतरी होने लगी। कई बार क्वेश्चन आता है, धान की रुपाई का प्रचलन, जैसे गंगा कावेरी घाटियों की उपजाऊ भूमि होने की वजह से वहां पर धान की रुपाई की पद्धति शुरू हो जाती थी और इसके कारण जो है वहां पर फसल जो है दुगनी होने लगी थी, ठीक है। आगे कुदाल तथा अन्य कृषि उपकरणों का उपयोग करना। कई क्षेत्रों में मिट्टी तैयार करने के लिए, बीज बोने के लिए कुदाल तथा अन्य प्रकार के उपकरणों का यूज किया जाता था, जिसकी वजह से खेती आसान हो जाती थी। सिंचाई के साधनों का विकास, जैसे कुआं, तालाब, कुएं, कुछ क्षेत्रों में नहरें बनाकर सिंचाई की जाने लगी थी, जिससे फसलों की उपज और खेती में स्थिरता बढ़ने लगी थी। आगे सिंचाई साधनों का निर्माण प्रभावशाली लोगों के द्वारा, इसका मतलब कई तालाब, कुएं, नहरें या राजा या फिर स्थानीय प्रभावशाली लोगों के द्वारा बनाए जाते थे, और इस निर्माण कार्यों का उल्लेख अभिलेखों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों में चेंजेस होने की वजह से कृषि में परिवर्तन होने लगा था। आगे है अभिलेख क्या होते हैं और इसे सावधानी से पढ़ना क्यों जरूरी है। तो देखिए अभिलेख वे लिखित संदेश होते हैं जो कि पत्थर, स्तंभ, ताम्रपत्र और मूर्ति इत्यादि चीजों पर लिखे हुए होते हैं। इसमें राजा के आदेश होते हैं, दान, विजय, धर्म, उपदेश या फिर इस प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं, इन सब चीजों को लिखा जाता है। जिस प्रकार से आप देखते हो इस प्रकार से अभिलेख हुआ करते हैं, ठीक है। अभिलेखों को ध्यान से पढ़ना क्यों जरूरी होता है। सबसे पहली चीज, कई बार ऐसा होता है कि इसमें लिखी गई जो लिपि है, भाषा है, बहुत ज्यादा कठिन होती है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्षतिग्रस्त या फिर अधूरे अभिलेख। कई बार अधूरे अभिलेख है तो अर्थ का अनर्थ भी निकल सकता है, इस वजह से चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाता है, क्योंकि टूटे और घिसे हुई जो चीजें होती हैं, ठीक है, इसको निकालना और इसको पढ़ पाना मुश्किल ही होता है। राजाओं की अतिशयोक्ति, मतलब क्या होता है, कई अभिलेख राजाओं के द्वारा लिखवाए जाते थे, जहां वे अपनी उपलब्धियां या फिर बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, या इस लिए हर बात को सत्य मानना भी एक तरीके से सही नहीं होता है। तो कई बार ये भी एक दिक्कतें हो जाती है, इस वजह से पूरी तरीके से अभिलेख सही है, कई बार इस पर भी विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। आगे सही संदर्भ में समझना। अभिलेख किसी विशिष्ट घटना या फिर निर्णय की जानकारी देते हैं पर पूरी पृष्ठभूमि नहीं बताते हैं, और गलत संदर्भ लगाने से इतिहास की व्याख्या गलत हो सकती है। इस वजह से इतिहास को, अभिलेखों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए ताकि इतिहास की सही जानकारी मिल पाए। आगे महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, से क्या अभिप्राय है। तो देखिए महाभारत एक गतिशील ग्रंथ इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से आए दिन उसमें परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तनों को देखकर उसको गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। जैसे बात किया जाए तो
महाभारत केवल एक स्थिर या फिर पुराना ही ग्रंथ नहीं है, बल्कि समय के साथ इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और बहुत सारी वृद्धि होती है। जैसे समय के अनुसार जोड़ और घटाव, यानी कि महाभारत की कथा श्लोक कई शताब्दियों में पढ़ते पढ़ते ग्रंथ में शामिल किए गए हैं और नए पात्र, घटनाएं तथा उपकथाएं जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से लगातार इसका विकास हो रहा है। साथ ही साथ संस्कृति तथा सामाजिक परिवर्तन का प्रतिबिंब धीरे धीरे इसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होता रहता है। धर्म, नीति और राजनीतिक आदर्श समय के साथ धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाते हैं। अनेक शिष्यों और कथाकारों का योगदान, मतलब महाभारत को अलग अलग कवियों, कथाकारों ने अपनी दृष्टिकोण से लिखा और सुनाया। इस कारण इसमें विविध प्रकार के परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं और इन सारे कारणों की वजह से हम कहते हैं महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों रही होगी। अब पितृवंशिकता का मतलब क्या होता है कि ऐसा वंश जो पिता के द्वारा चलाया जाता हो। तो देखिए, पितृवंशिकता में का जो महत्व है, एक तरीके से संपत्ति, सामाजिक पद और विरासत से जुड़ा हुआ है। इसके कारण निम्नलिखित बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला है संपत्ति की सुरक्षित हस्तांतरण। मतलब क्या हुआ कि पितृवंशिकता इसलिए जरूरी रही होगी ताकि संपत्ति का सुरक्षित हस्तांतरण किया जा सकता था कि घर का जो बड़ा लड़का होगा उसको उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। परिवार की जमीन और धन तथा अन्य संपत्ति को सुरक्षित तरीके से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की पितृवंशिकता जरूरी मानी जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि परिवार की संपत्ति परिवार के पुरुष सदस्य में ही रहे और ठीक है, बंटने से बच सके। ठीक है, साथ ही साथ कहा जाए कि सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति का संरक्षण पहले इसलिए कर दिया था ताकि घर का बड़ा लड़का सारी चीजों को देख सकता है, तो समाज में प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी और साथ ही साथ शक्ति का एक तरीके से संरक्षण भी होता रहेगा। जैसे परिवार की सामाजिक स्थिति, पद तथा सम्मान पुरुष वंश के माध्यम से बनाए जाते थे और खास करके राजघरानों तथा प्रभावशाली जो परिवारें होती थी उनमें पितृवंशिकता जरूरी रहती थी। परिवार की पहचान तथा नाम की निरंतरता का मतलब नाम धीरे धीरे बढ़ता रहे। ठीक है, पितृवंशिकता से परिवार का नाम तथा वंश पहचान पुरुष पीढ़ी के माध्यम से बनी रहती थी। इससे परिवार की ऐतिहासिक तथा मानसिक विरासत जो है एक तरीके से सुरक्षित रहती थी। राजनीति तथा आर्थिक नियंत्रण, राजघरानों तथा संपन्न परिवारों में सत्ता और अधिकार पुरुष वंश के माध्यम से आगे बढ़ते थे और इससे शासन या फिर आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थिर रहता था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि क्या आरंभिक राज्यों में जो शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे, क्योंकि हमने ये बात पढ़ा है पंडितों का काम होता है पूजा पाठ कराना, क्षत्रियों का काम होता है राज करना या फिर राजा के तौर पे रहना, और इसके अलावा वैश्यों का काम होता है एक तरीके से व्यापार करना और शूद्रों का काम होता है तीनों वर्गों की सेवा करना। तो क्या सिर्फ क्षत्रिय जो थे वही राजा बन सकते थे? तो देखिए, आरंभ में अगर देखा जाए तो क्षत्रिय आरंभिक राज्यों में शासक सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं होते थे और यह कहना बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा इतिहासकारों के निष्कर्ष भी निकलते हैं, जैसे शासक वर्ग की पहचान स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक राज्यों के प्रमाण के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे उत्खनन तथा अभिलेखों के माध्यम से अगर देखा जाए, तो जाति या फिर वर्ग के बारे में सीधे जानकारी नहीं देते, इसलिए निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि ये केवल क्षत्रिय थे। दूसरे नंबर पे शक्ति और प्रशासन क्षमता में महत्वपूर्ण थी, यानी कि आरंभिक राज्यों में शासक अक्सर सैन्य और प्रशासन क्षमता रखने वाले प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। जरूरी नहीं कि उनका जो जन्म है वो क्षत्रिय वंश में था। कई बार ऐसा होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भी लेकर दिक्कतें आ जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे कि नहीं थे। कई लोग उनके किसी और वंश से बताते हैं, कई लोग किसी और वंश से बताते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि शायद अगर कहा जाए कि जो क्षत्रिय वंश रहा होगा उसमें राजा बनते तो थे, लेकिन जो संसाधन में जुटाने में योग्य रहता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो संसाधन जुटाने में योग्य रहे, परिवार की रक्षा कर सकता है, वही राजा बनता था। ठीक है, समाज का शक्ति का संबंध, कुछ समाजों में शासक परिवार विशेष प्रभावशाली थे, लेकिन कई बार आर्थिक और राजनीतिक ताकत रखने वाले लोग भी शासक में आ गए थे। इसलिए शासक की भूमिका जन्म पे नहीं बल्कि उसकी क्षमता तथा शक्ति पर निर्भर करती थी। निष्कर्ष रूप से अगर देखा जाए तो आरंभिक राज्यों में शासक सिर्फ क्षत्रिय नहीं थे, बल्कि वे अक्सर समाज में प्रभावशाली और संपन्न सैन्य और प्रशासनिक क्षमता रखने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। जैसे सातवाहन अगर बताया जाए तो अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। कई बर्बर जातियों से भी थे जो कि राजा बने थे। ठीक है, ऐसा। अगला है धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका से संबंधित कुछ नियम। कौन से नियम है भाई? सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये समझ जाओ 4 वर्ड है। ठीक है,
ब्राह्मणों की अगर मैं बात करूं तो उनका मुख्य कार्य होता है अध्ययन करना, शिक्षण, यज्ञ, धर्म प्रचलन, ये सब चीज करना, प्रवचन इत्यादि देना। ठीक है, और धन कहाँ से कमाते थे, जैसे यज्ञ करवाते थे, दान वगैरह मिल जाता था, सेवा पर निर्भर रहा करते थे। साथ ही साथ क्षत्रिय का काम होता था सैन्य प्रशासन था। ठीक है, खेती या फिर व्यापार में शामिल होना उनकी मुख्य आजीविका नहीं थी, लेकिन राज तथा प्रजा की रक्षा करना से संबंधित इनका काम हुआ करता था। वैश्यों का काम होता था कृषि करना, व्यापार करना, पशुपालन करना तथा अन्य धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहना, धन अर्जन करना और साथ ही साथ सामाजिक सेवा तथा प्रमुख इनका उद्देश्य माना जाता था। और शूद्रों का काम होता था ऊपर के जो 3 वर्ग हैं उनकी सेवा करना। ठीक है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सहायता करते थे और यह उनके लिए आदर्श जीविका मानी जाती थी। ठीक है, और आगे बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का हमें योगदान बताना है। देखिए, ये है शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। तो सांची के स्तूप को बचाए रखने में जो कि मौर्य अगर देखा जाए, सांची स्तूप जो मौर्य और बाद के काल का महत्वपूर्ण और बौद्ध स्मारक रहा है, इनका जो संरक्षण है 19वीं शताब्दी में भोपाल की जो बेगमें थी, विशेष करके शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने मिलकर इस चीज को किया था। जैसे क्या क्या चीज किया था, सबसे पहले सावधानी और संरचना, मतलब फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की अनुमति मांगी। शाहजहां बेगम ने इसे सीधे नहीं भेजा बल्कि इसका पीओपी बनाकर भेज दिया। ठीक है, और इनके इस कदम के द्वारा अगर देखा जाए तो जो सांची का जो तोरण द्वार है, ठीक है, वो सुरक्षित रहा और जो नकली जो तोरण द्वार जो कि पीओपी का बना था उसको फ्रांस ले जाने की अनुमति दे दी थी। और धन देकर आर्थिक सहयोगों के द्वारा सांची के स्तूप को बचाया गया। जैसे शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप और आसपास के प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन अनुदान दिया। सुल्तान जहां बेगम ने संग्रहालय तथा अतिशालय बनाने के लिए धन उपलब्ध कराया। और साहित्यिक और ऐतिहासिक सहयोगों की अगर मैं बात करूं तो जॉन मार्शल ने सांची पर अपने प्रमुख ग्रंथ भी लिखे थे जो कि सुल्तान जहां बेगम को दे दिए, और उनके ग्रंथों के प्रकाशन में सुल्तान जहां बेगम ने मदद की। और स्थानीय जागरूकता और संरक्षण की अगर मैं बात करूं तो बेगमों ने यह सुनिश्चित किया था कि स्थानीय लोग स्तूप तथा अन्य स्मारकों को नुकसान न पहुंचाएं, और इस वजह से चारों तरफ से उन्होंने घिरवा दिया था। और साथ ही साथ उनके विवेकपूर्ण निर्णयों तथा संरक्षण के कारण ही जो सांची का स्तूप आज देखने को मिल रहा है, इतने समय तक बचा रहा है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि सांची का स्तूप क्यों बचा रहा है जबकि अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया। तो सांची के स्तूप को बचाए रखने के लिए सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम से लेकर बहुत सारे लोगों ने इसकी हेल्प की थी और बचाए रखने में योगदान दिया था, जबकि अमरावती के स्तूप को बचाने में कोई योगदान नहीं था। इसकी वजह से सब उसको लेकर चले गए और धीरे धीरे तोड़ खत्म होते चले गए। ठीक है, इट मींस स्तूप ही खत्म हो गया। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करूं तो सबसे पहला आता है अहिंसा, मतलब सभी जीवों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत अपनाना है। और साथ ही साथ देखा जाए इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन धर्म का एक केंद्र बिंदु था। कर्म तथा मोक्ष का सिद्धांत, जिसमें जैन मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए जन्म और पुनर्जन्म का चक्र से मुक्ति के लिए त्याग तथा तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाती है। अतः मुक्ति के लिए बिहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम था। बिहार का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे वो लोग रहते थे। ठीक है, बात करते हैं त्रिरत्न। जैसे जैन धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो जीवन में मोक्ष ही एक प्रकार का लास्ट एक एम होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे इस संसार से मुक्ति चाहिए, और इसको पाने के लिए हमें 3 प्रकार के त्रिरत्नों को हमें मानना पड़ेगा। सबसे पहले सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा सम्यक चरित्र बनाकर रखना पड़ेगा। अगला है कठोर तप के द्वारा। महावीर स्वामी ने कठोर तपस्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया है। मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि मनुष्य सभी वस्तुओं का त्याग करके चिंतन करे, मनन करे और तपस्या और संयम से आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, साथ ही साथ 5 महाव्रतों की बात करते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का संयम करना, और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, जैन धर्म के लिए ये सब पालन करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य था। अगला क्वेश्चन आता है सांची के मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्यों के ज्ञान से हमें कहाँ तक जानकारी सहायता मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रकार के जो तोरण द्वार और ये सारी चीजें देखने को मिलती है, इससे इतिहास का निर्माण किया जाता है और साथ ही साथ बौद्ध साहित्यों के ज्ञान में सहायता मिलती है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सांची की मूर्ति कला बौद्ध धर्म और संस्कृति की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, जिसे समझने में बौद्ध साहित्य ने निम्नलिखित सहायता प्रदान की है। सबसे पहले बुद्ध के जीवन और घटनाओं का ज्ञान, यानी कि बुद्ध चरित्र तथा अन्य बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि वृक्ष को, ठीक है, बुद्ध को
वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि मूर्तियों में भी दर्शाया गया। हालांकि उसका इमेज मैंने नहीं लगाया, हालांकि आप देख सकते हो कि एक वृक्ष के नीचे जो बुद्ध भगवान है वो बैठे हुए और ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है, अगला है सालमंजिका तथा अन्य प्रतीकात्मक मूर्तियां। जैसे आप देख सकते हो जो मूर्ति है ऊपर जो देख रहे हो, ये सालमंजिका की मूर्ति है। तोरण द्वार पर बनी हुई महिला है जो कि सालमंजिका है, जो कि साहित्य परंपरा का अध्ययन में एक तरीके से समझ आई, जिसकी वजह से लोक परंपरा माना जाता है कि ये जो स्त्री है ऐसी स्त्री थी जो कि अगर किसी भी चीज को छू दे तो वो उसका एक तरीके से समझो कि उसका भला हो जाता था। जैसे मान लो जो ऐसा पेड़ है जो फल नहीं देता है, अगर उसको ये टच कर ले तो उसमें फल आने लगेगा। ठीक है, तो एक प्रकार का शुभ का प्रतीक माना जाता था। जातक कथाओं तथा जानवरों की कहानियों से भी चीजें पता लगती है। जैसे सांची की मूर्तियों में जानवरों की कहानियों का उत्कीर्णन देखने को मिलता है। बौद्ध साहित्य की मदद से भी पता चलता है कि लोग को आकर्षित करने और नैतिक शिक्षा देने के लिए, ठीक है, उद्देश्यों से बनाया गया था। यानी कि ये जो सारी चीजों का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि लोगों को आगे चलकर शिक्षा मिल पाए। साथ ही साथ में अगर बताऊं तो माया तथा गजलक्ष्मी से संबंधित, जैसे आप देख सकते हो ये इमेज, ठीक है, ये इमेज देख लिए जो कि सांची में सर्प है, साथ ही साथ ये गजलक्ष्मी है ना। तो क्या लिखा है, कुछ महिला मूर्तियों को इतिहासकारों ने बुद्ध की मां माया और कुछ को लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी से जोड़ा हुआ है। उपासक इन्हें दोनों रूप में जोड़कर पूजते हैं। ठीक है, प्रतीकात्मक चिन्ह तथा स्तंभ उत्कीर्णन की अगर मैं बात करूं, स्तंभों पर बने सर्प और अन्य प्रतीक बौद्ध साहित्य के ज्ञान से समझे अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो भी स्तंभ पर जो भी चीजें बनी हुई, चाहे सर्प की बात हो चाहे अन्य प्रतीक हो, जिसकी वजह से बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। साथ ही साथ मूर्तिकला का व्यापक धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ भी देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये चीजें ओवर हो जाएंगी, पहली बुक अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। नियतिवाद और भौतिकवाद में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं नियतिवाद। नियतिवाद लोग वो होते हैं जो कि कहते हैं कि जो भी हमारे साथ लिखा है ना वो होकर रहेगा, मतलब सारी चीजें प्री प्लान है, मतलब नियति में लिखी हुई है। हर घटना पहले से तय है, यानी कि निर्धारित है, उसको बदला नहीं जा सकता। यानी जो भी होता है वो भाग्य, ईश्वर या फिर पूर्व निश्चित नियमों की वजह से होता है। भौतिकवादी ये कहते हैं कि भौतिकवादी का मतलब होता है सिर्फ पदार्थ, यानी कि मैटर्स, अर्थात भौतिक चीजें असली होती है, यानी कि जो चीजें दिख रही है वही असली है। ठीक है, बाकी सब अगर देखा जाए तो आत्मा ईश्वर का अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जो दिखता है, छूता है, मापा जा सकता है, वही सारी चीज भौतिकवादी चीजें हैं। ठीक है, इनका विश्वास होता है कि जो भी इंसान के साथ जो भी चीजें होती है वो उसके कर्मों का ही फल होता है, वो जो काम करता है उसी के हिसाब से चीजें होती है। विचार, भावना, आत्म जैसी चीजें भी दिमाग तथा शरीर की क्रियाओं का नतीजा होती है, यानी कि जो भी चीज शरीर में हो रहा है ये हमारे क्रियाओं का ही नतीजा है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जीवन और मृत्यु सिर्फ जैविक घटनाएं हैं, कोई आत्मा और पुनर्जन्म नहीं है। किसका मानना है, ये भौतिकवाद का मानना है। नैतिकवाद या फिर सोच भी दिमाग के रासायनिक तथा भौतिक बदलाव का परिणाम है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है मक्खाली गोसाल, एक नियतिवादी दर्शक थे, और अजीत केस कमलीन भौतिकवादी दर्शक थे। तो एक दार्शनिक का नाम भी मैंने बता दिया, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बता दिया कि नियतिवादी जो ये मानते सारी चीजें पहले लिखी है वही होगा, और भौतिकवाद जो कहते हैं जो चीजें हो रही हैं इंसान ही जिम्मेदार है। और इस तरीके से जो चैप्टर है, आपकी जो पहली बुक है ये ओवर हो जाती है। आई होप सो आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी। बहुत शॉर्ट वे में मैं चीज़ों को करवाया हूँ, और अच्छे से पढ़िए। और नोट्स वगैरह लेना है तो 7011912793 पर मैसेज कीजिए। विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये सारी चीज़ें जो कि आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रही है, आप आइए हमारे एप्लीकेशन पे, वहाँ पे अच्छे से स्टडी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीकली फिट, टेक केयर, बाय बाय।